अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 3 दशक तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस समाज ने और जिस नेता ने और जिस पार्टी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो है बहुजन समाज पार्टी। लेकिन महज 10 सालों के भीतर राजनीति में पतन की ऐसी पराकाष्ठा और ऐसी कहानी आपको फिल्मों में देखने को नहीं मिलेगी जो कुछ बहुजन समाज पार्टी के साथ हुआ और होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीएसपी के इस पतन का कारण क्या है और एक बड़ी तादाद में तैयार हुआ दलितों का एस्पिरेशनल क्लास अब वो कहाँ जाएगा, उसके पास क्या है करने के लिए। और जिस समाज ने 1990 के बाद पूरे देश की राजनीति बदल दी हो, आखिरकार उसकी राजनीति समाप्त होने के पीछे, खत्म होने की कगार तक पहुंचने के पीछे कारण क्या हैं। 2022 के आए मैंडेट ने उत्तर प्रदेश से बहुत कुछ कहानी कही है बीएसपी के बारे में। तो आज हम इस पर एक गंभीर चिंतन करेंगे और उस चिंतन में हमारे साथ कई दिग्गज एक्सपर्ट्स, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स और एनालिसिस और तथ्य होंगे। बहनों भाइयों, जिस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के भीतर 4 बार अकेले मायावती को मुख्यमंत्री बनाया हो, 1 या 2 बार नहीं बल्कि 4 बार मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, दलितों में एक एस्पिरेशनल क्लास जगी, एक ऐसा वर्ग जो शोषित था, पीड़ित था, वंचित था, समाज, सरकार और राजनीति में उसकी हिस्सेदारी शून्य के बराबर थी। कांशीराम ने दलितों और पिछड़ों और अति पिछड़ों के बीच उस आकांक्षा को जगाया, उस राजनीतिक महत्व को जगाया और सत्ता होने और उससे मिलने वाले फायदे का एहसास कराया। बात मैं 90 के दशक से शुरू कर रहा हूं। 90 के दशक पर जब मंदिर आंदोलन चला तो उसकी कोख से 2 विचारधाराओं ने जन्म लिया, कमंडल और मंडल। कमंडल आज पूरे देश में शासन कर रहा है और मंडल लगभग खत्म होने की राह पर आगे बढ़ चुका है। हमें इसके कारणों की समीक्षा करनी चाहिए कि 1990 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश की सत्ता करीबन 15 बार या तो पिछड़ों के हाथ में रही है या दलितों के हाथ में रही है। लेकिन ऐसा क्या हुआ और इस पतन का कारण क्या है राजनीतिक तौर पर, यह विचार करने का वक्त है। क्योंकि जो ये 20-22% का वोट बैंक है, इसने सत्ता देखी है, सत्ता होने के महत्व को देखा है और सत्ता होने की ताकत का एहसास किया है, सत्ता से मिली भागीदारी का एहसास भी किया है। फिर क्या हुआ कि इस वर्ग ने मायावती से मुंह मोड़ लिया और मायावती ने इस वर्ग की उम्मीदों को कुठाराघात किया। जिस समाज की राजनीति ने देश की दिशा बदल दी हो, पूरा पैराडाइम शिफ्ट कर दिया हो, उसका पतन उत्तर प्रदेश में कैसे होता दिख रहा है। 2022 के इस मैंडेट का एनालिसिस हमें बीएसपी के बारे में करना चाहिए, जिसको बिगेस्ट लूजर के तौर पर देखा गया। मिले तो 1 करोड़ वोट, लेकिन सीट 1 मिली। तो हमें इसके कारणों की समीक्षा का वक्त है और यह समझने का वक्त है कि मायावती के पास अब बचे हुए 12% का वोट बैंक किधर जाएगा। क्या यह मायावती के साथ बच रहेगा या ये 12% भी बीएसपी अगले चुनाव तक बचा नहीं पाएगी। और ज्यादा दूर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अब से बस 15 वर्ष पहले की बात है। वर्ष 2007 30% वोट के साथ बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सत्ता पर बहुमत के साथ कब्जा किया था। 30% का वोट शेयर मिला था, 30%। 2012 तक मायावती ने उत्तर प्रदेश में शासन किया 30% मैंडेट के साथ। 2009 में चुनाव हुए, 22 सीटें जीतकर पार्लियामेंट किया है। लेकिन 2012 के बाद बीएसपी के पतन का दौर शुरू हुआ। 2012, 2014, 2017, 2019, बाकी उपचुनाव और उसके बाद अब 2019 के बाद 2022। बीएसपी लगातार सिमटती जा रही है, सिकुड़ती जा रही है। दलित आकांक्षाओं को लगभग इस पार्टी ने खत्म कर दिया।
पिछड़ों की आकांक्षाओं को इस पार्टी ने लगभग समाप्त कर दिया। अति पिछड़ों की और वंचित, शोषित और जुल्म जिन सहने वाले लोगों की आवाज अब बीएसपी नहीं रही है। तो इसके पीछे की वजह क्या है? ऐसा क्या हो गया इस दौरान, इन 10 वर्षों में? विशेष तौर पर 2012 से लेकर 2022 तक का दौर देखें तो इन 10 वर्षों में बीएसपी कहां रही? क्या चूक हुई मायावती से और क्या गलतियां की बहुजन समाज पार्टी और उसके नेताओं ने? मैं हमेशा इस बात की तुलना करता हूं कि उत्तर प्रदेश का दलित और पिछड़ा समाज ये अन्य प्रांतों के मुकाबले ज्यादा राजनीतिक तौर पर जागृत समाज है। उत्तर प्रदेश के दलित, उत्तर प्रदेश का पिछड़ा समाज राजनीतिक तौर पर जागृत है क्योंकि सत्ता होने का एहसास उन्हें रहा है। सत्ता क्या होती है ये वो जानते हैं, सत्ता से मिलने वाले फायदे से वो वाकिफ हैं, सत्ता कैसे सोशल अपलिफ्टमेंट कराती है ये वाकिफ हैं। फिर क्या हुआ कि ये सब कुछ बदल गया। क्या भारतीय जनता पार्टी और क्या समाजवादी पार्टी इनकी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए सक्षम है जो मायावती नहीं कर रही हैं? या फिर वाकई में दलित समाज सोशली अब अपलिफ्ट होकर बराबरी पर आ गया है? यह वक्त है विचार करने का, यह वक्त है ये जो जनादेश आया है इससे निष्कर्ष निकालने का कि दलितों की आकांक्षाएं क्या हैं, उन्हें क्या चाहिए। वो मूवमेंट जो उन्होंने स्वयं खड़ा किया था, उस मूवमेंट का राजनीतिक पतन आज क्यों हुआ? क्या वो उम्मीदें पूरी हो गई हैं या फिर उस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी जैसे दल तैयार हैं? समाज भी वही है, वोट भी वही है, लोग भी वही हैं, पार्टी भी वही है, नेता भी वही हैं, लेकिन जन आकांक्षाएं दलितों की, अति पिछड़ों की बदल रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इतना बड़ा फॉल आउट होता नहीं है जो मायावती का हुआ। 22% का वोट शेयर था 2019 में, 2022 में, और आज बीएसपी 12% के वोट शेयर पर खड़ी है। और यह 12% भी अब उसके लिए अगले चुनाव तक बचाना, 2024 तक बचाना लगभग नामुमकिन है। तो फिर क्या होगा? जिसको बताया जा रहा था कि ये राजनीतिक दल कम, पॉलिटिकल पार्टी कम, ये एक मूवमेंट का नाम है, उस मूवमेंट की पॉलिटिक्स का पतन क्यों हो रहा है? क्या समाज के दलित चिंतकों ने या समाज के पढ़े लिखे लोगों ने या समाज से जुड़े राजनीतिक लोगों ने इस पर कोई विचार किया? इस जनादेश के बाद क्या अब यह मूवमेंट के समापन का दौर है? अब समाज बराबरी पर खड़ा है? यह एक विचारणीय प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर हमें सबको खोजना चाहिए कि आने वाले समय में, बल्कि मैं उसको इस तरह से विश्लेषित करना चाहूंगा कि 22% से घटकर 12% यानी 10% का वोट शेयर खत्म हुआ। इसका लायन शेयर, बड़ा हिस्सा बीजेपी को गया और इसका छोटा हिस्सा समाजवादी पार्टी के पास आया। अब 2024 का चुनाव जब नजदीक होगा तो ये 12% क्या बचेंगे बीएसपी के पास, या फिर बीजेपी और समाजवादी पार्टी इसको भी अपने साथ जोड़ने में कामयाब होगी और बीएसपी की हालत क्या, कांग्रेस जैसी होगी? दोनों में समानता देखिए। 1990 से खत चलते चलते कांग्रेस सत्ता में रहने वाली पार्टी आज 2% वोट शेयर पे खड़ी है, 2 विधायक। बहुजन समाज पार्टी, इसका वर्टिकल फॉल आउट हुआ, इसका वर्टिकल फॉल हुआ। 2012 से सत्ता से निकली पार्टी आज 12% वोट शेयर और 1 विधायक पे खड़ी है। 2019 में पार्लियामेंट इलेक्शन समाजवादी पार्टी के साथ लड़ने का बेनिफिट 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के, लेकिन अपने बलबूते बीएसपी ने क्या हासिल किया, ये एक विचारणीय प्रश्न है। समाज को, दलितों को, अति पिछड़ों को, शोषितों और वंचितों को, जिन लोगों ने मान्यवर कांशीराम के मूवमेंट को आगे बढ़ाया, अब ये सोचने विचारने का वक्त है कि यह मूवमेंट का राजनीतिक समापन हो रहा है या फिर पूरी दिशा बदल रही है, या फिर वाकई में समाज बराबरी के सभी पायदान पर, एक नियत स्थान पर सबके साथ खड़ा है। ये विचार करने का समय। बहनों भाइयों, आज की डिबेट बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्य तौर पर टेलीविजन चैनल्स में इस तरह की डिबेट होती नहीं, पर मैंने ये आज इस डिबेट को आयोजित किया है तमाम महत्वपूर्ण मेहमानों के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ, ताकि हम ये समझ सकें कि शोषित, वंचित, दलित, अति पिछड़े, इनका जो पॉलिटिकल मूवमेंट लेकर आई थी बीएसपी, क्या अब वो मूवमेंट समाप्त,
अब नया क्या, व्हाट नेक्स्ट, अब ये समाज चाहता क्या है, हम इस बारे में आज बात करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल मौजूद हैं, अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और राज्य मंत्री रह चुके हैं। दद्दू प्रसाद जी मेरे साथ मौजूद हैं, मायावती के साथ उनकी कैबिनेट में रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर रहे हैं, दलित समाज के बड़े नेता हैं। प्रोफेसर कविराज जी मेरे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर कालीचरण स्नेही जी मेरे साथ मौजूद हैं, सतीश प्रकाश जी भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और थोड़ी देर बाद जितेंद्र मीणा मुझे दिल्ली से ज्वाइन करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेहमानों को मैं इस विषय के बारे में बता पाया हूँगा और इस चिंता के बारे में भी बता पाया हूँगा जो इस जनादेश के जरिए जिसका प्रकटीकरण हुआ। अब क्या ये क्लास, ये अब आगे आने वाले दौर में क्या ये दलित शोषित और पिछड़ा समाज राजनीतिक तौर पर किसके साथ खड़ा नजर आएगा और बचे हुए 12% मायावती के क्या वो बचा पाएंगी या फिर ये भी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा। डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल, ये एक बड़ा विषय है, आज मैंने एक बड़ा कैनवस प्रस्तुत किया है और मैं चाहता हूं कि राजनीतिक दलों और विचारधाराओं से हटकर आप सभी लोग इस विषय पर समाज की चिंता और समाज के एस्पिरेशन, इस पर अपनी राय रखें। निर्मल साहब। जी ब्रिजेश जी, आपने बहुत ही गंभीर विषय पर ये डिबेट आयोजित की है और आप इस प्रकार की डिबेट पहले भी आयोजित करते रहे हैं, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। मायावती जी जब पहली बार सत्ता में आई थी, ब्रिजेश जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी, अंबेडकर महासभा ने उनके नब्ज को उसी समय टटोल लिया था कि यह बहुत दूर तक जाने वाली लीडर नहीं है। जब पहला दलित मुख्यमंत्री हुआ तो अंबेडकर महासभा ने सहकारिता भवन में उनका मुख्यमंत्री होने का एक वेलकम किया था और ये कहा था कि अब दलित सत्ता आई है तो दलितों के दिन बहुरेंगे और मुख्यमंत्री को चाहिए कि एक दलित एजेंडा बनाएं कि भूमिहीन मजदूरों के लिए क्या करेंगी, शिक्षा के क्षेत्र में क्या होगा दलितों के, रोजगार के क्षेत्र में क्या होगा, उनके आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में क्या होगा। हम लोगों ने ये प्रस्ताव पारित किया और शाम होते होते मुझे निलंबित कर दिया मुख्यमंत्री जी ने और कई ब्यूरोक्रेट से उनके खिलाफ गंभीर कार्रवाई की गई। तभी हम लोगों को लगा कि यह कांशीराम का चेहरा नहीं है, यह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का चेहरा नहीं है। बाद में चल करके जब अनुसूचित जाति एक्ट को इन्होंने निष्प्रभावित कर दिया, जो कि दलितों की लाइफलाइन है, पूरे देश में दलितों की लाइफलाइन जो है वह अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम है जिससे उनको रिलीफ मिलती है और उन्होंने उसको निष्प्रभावी करके इतना निष्प्रभावी कर दिया कि अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ यदि बलात्कार भी होता है तो पहले उसकी मेडिकल सीएमओ से जांच होगी, तब जाकर के एफआईआर होगी। इसके अलावा इन्होंने जो अनुसूचित जाति की जो संस्थाएं हैं, अनुसूचित जाति आयोग, वित्त विकास निगम, इस प्रकार की, उसमें जो अनुसूचित जाति का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होता था, उसमें अनुसूचित जाति होने की बाध्यता ही खत्म कर दी, जो कि पूरे देश में है और केंद्र में भी है। इसके अलावा इन्होंने जो हमारे अनुसूचित जातियों के छात्रावास थे, उसमें जो अनुसूचित जातियों की मुझे विशेष रूप से निर्मल साहब ये बताइए कि ऐसा क्या हुआ 2012 से लेके 22 के बीच का ये जो 10 साल है जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है और मैं तो दलित चिंतकों से कहूंगा कि इस पर शोध करें कि ये दलित एस्पिरेशन, जो दलितों की जन आकांक्षाएं रही हैं, इन 10 वर्षों में ऐसा क्या हुआ। जी बहुत, ब्रजेश जी मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत उम्मीदें थी दलितों को, बसपा से बहुत उम्मीदें थी और इसीलिए दलितों के साथ ही पिछड़े वर्गों का भी जुड़ाव इस पार्टी से हुआ था। लेकिन कालांतर में आप देखिए जिस प्रकार से मुद्दों से भटक गए, अपने जो मुद्दे थे
उससे भटक गए और मायावती में जो दौलत के प्रति मोह पैदा हुआ और उन्होंने जब टिकट बेचना शुरू किया और मिलने के लिए, मुझे याद है हमारे एक साथी मिलने जाना चाहते थे और स्वामी प्रसाद मौर्य जी वहाँ पे थे उनके साथ में जी। मुझे बताया गया 50,000 रुपये मिलने के देने पड़ेंगे। आप सोच सकते हैं। और यह जो संदेश है धीरे धीरे पूरे प्रदेश में चला गया और मायावती जी जो दौलत का जो उन्होंने पहाड़ खड़ा किया, पहले तो इनके काडर के लोग प्रोटेक्ट करते रहे कि भाई नहीं पैसे की ज़रूरत है, और भी तमाम चीज़ें आई कि मिशन को देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब यह निरंतर बढ़ता, देखिए सबसे बड़ा जी जो इनका गिरावट आई बसपा की, उसका सबसे बड़ा कारण मायावती का दौलत मोह और दलित मुद्दों से एक भटकाव। और इम्पॉर्टेंट मेरे पास, मैंने आज काफ़ी कुछ रिसर्च कर रखी थी कि इस विषय पर जब डिबेट करूंगा तो आप लोग से सवाल करूंगा। मैं आपके सामने दो उदाहरण प्रस्तुत करता हूं, महाराष्ट्र का और बिहार का, जहां लगभग दलित लीडरशिप खत्म हो गई। उफान पर पहुंचने के बाद भी, चरम पर पहुंचने के बाद भी दलित लीडरशिप खत्म हो गई। क्या उत्तर प्रदेश की दलित लीडरशिप भी उसी राह पर है जहां उसे खत्म होना है? देखिए ब्रजेश जी, वास्तव में जो यहाँ पर जो कांशीराम जी का मूवमेंट हुआ, ऐसा नहीं है कि कांशीराम जी के आने के कारण ही ये दलितों में यहाँ उभार आया। 70-80 के दशक में रिपब्लिकन पार्टी का एक बड़ा मूवमेंट हुआ यहाँ पे, जन जागरण का और ज़मीन के आंदोलन का। करीब 3 लाख लोग उस समय जेल गए थे। बीपी मौर्य जी थे उस आंदोलन में, संगप्रिय गौतम थे, रामधन थे, ऐसे बहुत से। नहीं, मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझना चाहता हूं कि क्या अब हम ये माने कि दलित लीडरशिप यूपी में उसी राह पर है जिस राह पर महाराष्ट्र और बिहार में गई? देखिए, दलित मुद्दों से जब भटकाव हुआ तो लोगों का विश्वास टूटा, और विश्वास कांग्रेस से भी टूटा, विश्वास समाजवादी पार्टी से भी टूटा। और जब भारतीय जनता पार्टी ने जब दलितों को सम्मान देना शुरू किया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान देना शुरू किया, और भूमिहीन दलितों के जब सवालों को उठा करके उनके ऊपर ध्यान केंद्रित किया, अपनी जो आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, सौभाग्य योजना है जी, जब इन योजनाओं के माध्यम से दलितों का सशक्तिकरण हुआ, तो फिर उन्होंने जो उनका बहुत बड़ा एक वोटर जो वर्ग था वह शिफ्ट हो गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ। निर्मल साहब, थैंक यू आपका। मैं इसके नेक्स्ट राउंड में आपके बाकी विचारों को भी सम्मान दूंगा और जगह भी दूंगा। मैं सतीश प्रकाश जी को आमंत्रित करता हूं, बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं और बड़े चिंतक भी हैं। सतीश जी, मैंने आज आपको पॉलिटिकल पार्टी के नाते नहीं, एक विचारक और चिंतक होने के नाते आमंत्रित किया है, ताकि उस चिंता को साझा किया जा सके कि क्या मिशन अपना लक्ष्य पूरा कर चुका है जो मूवमेंट कांशीराम जी ने चलाया, या फिर कारण क्या है कि जो पार्टी ने 3 दशक तक उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति को प्रभावित किया, आज वो इस पतन की राह पर खड़ी है कि उसके पास मात्र एक विधायक, और जो कहा जाता था कि 20-22% का वोट बैंक इंटैक्ट रहेगा, आज आप 12% पर वो पार्टी खड़ी है। तो क्या मैं मानूं कि यह दलित लीडरशिप के पतन का काल है? नहीं, देखिए ब्रिजेश जी, चाहे राजनीति हो या जीवन, जब आप असफलताओं के दौर से गुजरे तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे, और सवालों से बचना नहीं है, सवालों का जवाब निश्चित रूप से ढूंढना चाहिए। अगर आज बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से जो ये ठीक है, मनमाफिक सफलता नहीं मिली, और निश्चित रूप से उसके हर सवाल का जवाब उनके लीडर्स को ढूंढना चाहिए, उनके तमाम लोगों को ढूंढना चाहिए। मैं निर्मल साहब को जो बड़े ध्यान से मैंने सुना, निश्चित रूप से मैं इस बात को कहीं ना कहीं मैं निर्मल साहब जी के साथ हूं कि अगर निर्मल साहब जी सरकार से सवाल पूछते हैं, चाहे वो बहुजनों की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार, अगर सवाल पूछने वाले के खिलाफ निलंबन का अगर आदेश जारी करती है तो निश्चित रूप से उस सरकार की मैं बुराई करूंगा, निश्चित रूप से। दूसरी बात, अगर निर्मल साहब जी ने यह कहा कि बहुजन समाज पार्टी ने कहीं ना कहीं SC/ST एक्ट को डायल्यूट किया, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत, लेकिन निर्मल साहब आपको एक बात का जवाब भी देना पड़ेगा।
अगर आप भी ये मानते हैं कि SC/SC एक्ट को डाइल्यूट करना बहुजन समाज पार्टी की खामी थी, तो निर्मल साहब को यह भी बताना पड़ेगा, क्योंकि आज वो एक राजनीतिक दल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन्होंने वर्तमान राजनीतिक दल या सरकार के ऊपर कितना दबाव डाला। अगर दबाव डाला SC/SC एक्ट को पुराने रूप में लाने के लिए, और बीजेपी ने उसको क्यों नहीं वापस लिया, एक सवाल। दूसरी बात, देखिए आप तमाम जन कल्याण योजनाओं की बात करते हैं, निर्मल साहब हमको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा, मैं भी एक नौकरी पेशा व्यक्ति और मैं एक मजदूर माँ बाप की औलाद हूं, एंड अनस्किल्ड लेबर होता अगर मेरे पास एजुकेशन ना होती। राजनीतिक रूप से राजनीति मेरे जीवन में कितना परिवर्तन होगी, ये एक अगला सवाल हो सकता है, लेकिन हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि हम अगर दलितों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारी भाषा से कहीं ना कहीं जो दलित जो ऑलरेडी जीवन के निचले पायदान के ऊपर खड़ा है, हमारी किसी भाषा से वो उसके अंदर जो जीवन जीने की जो इच्छा है वो खत्म ना हो जाए, ये भी एक सवाल रहेगा। बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ, ये आपने भी माना, ये मेरा भी मानना है कि माननीय काशीराम जी का एक मिशन है, और ये सच है, ये मैं मेरा मामा मानता हूं। पर सतीश जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये मिशन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका हो और अब इस मिशन की आवश्यकता ना हो। देखिए ब्रजेश जी सुनिए, 4 बार की सत्ता पाया हुआ दलित बहुत दिन तक सत्ता से दूर नहीं रह सकता। सत्ता की भूख, सत्ता पाने की लगन उसके अंदर जिंदा है। पिछले 250-300 साल का दलित मूवमेंट अगर मैंने देखा, पर वो भूख मुझे इस चुनाव में भी नहीं दिखी, वो भूख मुझे 2019 में नहीं दिखी, वो भूख मुझे 2014 में नहीं दिखी, और वो भूख 2012 में भी नहीं दिखी। नहीं, देखिए एक चीज मैं आपको बताऊंगा, देखिए वो भूख कहां से निकलेगी। पंजाब में चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी की सरकार है, जरा उसकी लिस्ट उठा करके देखे ना, वहां कितने दलितों को राज्यसभा का मेंबर बनाया या कितने लोगों को MLC का चुनाव लोगों ने लड़ाया। समाजवादी पार्टी के अंदर बैठे हुए दलित लीडर्स को भी ये देखना पड़ेगा कि वहां पे कितने समाजवादी पार्टी के लीडर्स जो अंबेडकर वाहिनी चलाने की बात कर रहे थे, वहां पे कितने लोगों को वो टिकट दिलवाने में कामयाब रहे। ये विचार तो BSP को करने की जरूरत है कि 10 सालों के भीतर 10 सालों के भीतर इस प्रकार का भयानक पतन राजनीतिक तौर पर क्यों हुआ। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, निश्चित रूप से ये सवाल है और इस सवाल से बचना नहीं है, और ये मेरा सवाल नहीं है, ये सवाल हर एक दलित का है, हर एक शोषित का, हर एक वंचित का है। जी देखिए मैं एक बात आपसे जरूर कहूंगा कि सामाजिकता की कच्ची सड़क पर राजनीति की तेज गाड़ी चल नहीं सकती। अगर राजनीति की तेज गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट होने की संभावना है। शुक्रिया आपका सतीश प्रकाश जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नेक्स्ट राउंड में आपकी बाकी विचारों को भी सम्मान के साथ एक निर्मल साहब जी का लास्ट सवाल बताऊं कि देखिए, दलित सिर्फ पेट के साथ पैदा नहीं होता कि उसको राशन दे दो, उसको उज्ज्वला योजना दे दो, उसके मान सम्मान की भी बात होगी ना। अगर निर्मल जी ये तमाम लोग जो अलग राजनीतिक दलों के अंदर काम कर रहे हैं, दलितों के सम्मान की लड़ाई वो कितने लड़ पाते हैं, या अपनी बात कितने उन लीडर्स को या बीजेपी को या तमाम लोगों को दिला पाते हैं। आत्ममंथन करिए सर, आत्ममंथन। मैं दद्दू प्रसाद जी को आमंत्रित करता हूं। दद्दू प्रसाद जी बहुत ही जाना माना चेहरा है दलित समाज का, और मायावती के साथ उनकी पिछली कैबिनेट में ग्राम्य विकास मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे। बुंदेलखंड से आने वाले हैं और 2012 तक ये मायावती के साथ रहे, पार्टी सत्ता में भी रही, फिर अचानक एक एक करके तमाम वरिष्ठ नेता BSP के साथ छोड़कर जाते रहे, उनमें दद्दू प्रसाद भी हैं। तो इनको आज मैंने खोज कर आमंत्रित किया, बुलवाया विशेष तौर पर स्टूडियो, ताकि मैं इसको खुद एक स्टूडेंट की तरह एक शोध कर सकूं, समझ सकूं कि ये हुआ क्या। तो दद्दू प्रसाद जी, इन 10 सालों के भीतर जब से आपने BSP छोड़ा और अब 2022 में हम खड़े हैं, 10 वर्षों में BSP के इस प्रकार के पतन की आपने कल्पना की थी क्या, ये पहला सवाल। और दूसरा, क्या दलित मूवमेंट जिस मकसद से चलाया गया था वो अब पूरा हो गया है, और क्या दलित लीडरशिप विहीन होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में? जितेंद्र जी धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि करेक्ट कर दूं कि मैंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ी नहीं है। 3 बार सामाजिक बदलाव विरोधी ताकतें जो बहुजन समाज पार्टी में मजबूत हो गईं, उन्होंने 3 बार मुझे बसपा से निष्कासित किया है, और अधिकांश लोगों का यही हाल है। सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य या 1 आध 2 लोगों को छोड़कर किसी ने भी बहुजन समाज पार्टी को छोड़ा नहीं है।
और आपके सवाल का जवाब आपके विश्लेषण में ही ब्रजेश जी मौजूद है। वो क्या है कि आपने 2-3 बार अभी कहा कि बहुजन समाज पार्टी मूवमेंट, वो मूवमेंट क्या है? इस देश में ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो सामाजिक व्यवस्था है वो हमारी पीड़ा का, दुख का, अपमान का कारण है। और मानवर काशीराम जी, बाबा साहेब अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले तो एक लंबे समय तक 174 साल पुराना आंदोलन है, वो सामाजिक बदलाव का है और भारत की संविधान इसकी अनुशंसा करता है। तो सामाजिक बदलाव के आंदोलन से हम लोग जुड़े थे और मैं कैबिनेट मंत्री पर नहीं रहा हूँ, मैं उस मूवमेंट का हिस्सा रहा हूँ। 1983-84 से मैं लखनऊ में जब पढ़ता था तो इस मूवमेंट के साथ मानवर कांशीराम से जुड़ा। तो बहन मायावती ने उस मूवमेंट को, उस मिशन को खारिज किया और खारिज करके सर्वजन की अवधारणा लेके आई और उन्होंने कहा कि जो स्टेटस को है, वर्टिकल सोशल ऑर्डर है, ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई जो समाज व्यवस्था है, तो उसके हमें ऐतराज़ नहीं है, हम इसको बनाए रखना चाहते हैं। ये पहली गलती थी? हाँ, ये पहली गलती है। और उन्होंने जो सर्वजन अवधारणा है, दुनिया के किसी भी जो बदलाव लाना चाहते हैं, ये देखिए, ये बात समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। इसके ध्वजवाहक हम हैं। करेक्ट। और हम हैं तो हमसे ही सवाल पूछा जाएगा। दुनिया के किसी सभ्यता में शोषक और शोषित की एकता नहीं हो सकती है। और बहुजन समाज पार्टी की मजबूती का कारण केवल दलित नहीं थे, ये भी एक झूठी बात होगी, गुमराह करना होगा। बहुजन समाज पार्टी की मजबूती का कारण वो शोषित, पीड़ित और अति पिछड़ी जातियां हैं जिन्होंने कंधे से कंधा मिला करके हमारा साथ दिया, हमारे साथ आए। और जहाँ तक इसके गिरावट का कारण है, तो इस आंदोलन को, सामाजिक बदलाव के आंदोलन को छोड़ देने के कारण और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के मुद्दे, जो कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का ये बिल्कुल, मतलब आप कहना चाहते हो ये बीएसपी का मुद्दा ही नहीं था, इसको मायावती ने गलत अपना लिया? सर्वजन कतई मुद्दा नहीं था। बहुजन समाज पार्टी सामाजिक बदलाव का और बहुजन समाज बनाने का अभियान था। दलितों, पिछड़ों, शोषितों को इकट्ठा करने का मामला था। शोषक को कभी भी इस सामाजिक जो बेनिफिशरीज हैं वो कैसे इकट्ठा होंगे सामाजिक बदलाव के आंदोलन में? पर आप मुझे बताओ कि 2012 से 2022, मैं आपसे कहना चाहता हूँ 2012 नहीं, कुछ आप छुपा रहे हैं, मैं वो छुपाया हुआ उजागर कर देना चाहता हूँ। सामाजिक बदलाव का आंदोलन छोड़ देने के कारण तो बसपा 2009 में ही गिरावट पे आ गई, जब 31% वोट 2007 में गेन किया और 2009 में वो 27% वोट पे आ गई। 2012 में वो 24%, 20 या 21 सीटें जीती थी आप लोग? हाँ, 2021 सीटें जीते, पर वोट शेयर तो घट गया। वोट शेयर 27% पे आ गया, यानी सीधे 4% वोट की गिरावट थी। चूंकि जो आपने हिस्सेदारी शेयर दिया, तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को छोड़ दिया। अति पिछड़ी जातियां और समग्र पिछड़ा वर्ग को आपने केवल 17 लोकसभा की सीटें दिया और उसमें जो मार्शल ओबीसी है वो ज़्यादा शेयर तो वही ले गए। तो जो हमारा हार्डकोर है, अति पिछड़ी जातियां, उनके हिस्से में तो 7 सीटें लोकसभा की आई। तो आप ये कहना चाहते हो कि ये पतन का दौर 2009 से शुरू हुआ? हाँ, 9 से शुरू हुआ, 12 में गिरावट आई, फिर 14 में गिरावट आई और फिर 2017 में 22% वोट आ गए। और सपा बसपा गठबंधन जो 2018 के लिए, उसके लिए भी हम लोगों ने अभियान चलाया 2018 में। इस अभियान के सपा बसपा गठबंधन जरूरी है उत्तर प्रदेश के बुद्धिजीवी लोगों ने, और इस बात के लिए बहन मायावती को, अखिलेश यादव को ज्ञापन दिए गए कि सपा बसपा गठबंधन जरूरी है, ये किया जाए भाजपा को रोकने के लिए। तो तिबारा मुझे इसी अपराध पे 10 जनवरी 2018 को निकाल दिया गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को भी आगे बढ़ा, और मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि इसका अधिकांश शेयर भारतीय जनता पार्टी में चला गया, नहीं, अधिकांश शेयर समाजवादी पार्टी, लगभग जो 9% 10% वोटों की गिरावट है
वो 7%, 6 से 7% हिस्सा समाजवादी पार्टी आप को पहले गया है। व्यक्ति हैं जो इस तरह का बड़ा क्लेम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं इसके मजबूती अभी तक के किसी साथ ने ये मेरे क्लेम पास- नहीं गलत किया। बयानी है। हम सब ये मानते हैं कि एक मैं- बड़ा शेयर बीजेपी ये को गया। ये गलत भारतीय है, जनता निर्मल साहब गलत प्लीज है। वेट, निर्मल साहब जो नो बाबा प्लीज। साहब अंबेडकर के विचारों से जो देखिए, जो दलित शेयर भारतीय जनता पार्टी में जाना था जी। वो 2017 में जाके शिफ्ट हो गया था। उसमें भी बहन मायावती की गलती है कि जो अति दलित जातियां हैं उनका शेयर 2016-17 में ही काट दिया बहन मायावती ने, बल्कि उसको 2014 के लोकसभा तो चुनाव क्या में मैं मानूं कि मैंने एक और प्रश्न आपसे किया था कि क्या हाँ जी, मैं हम उसी राह पर हैं कंप्लीट जिस करूं। राह पर ब्रजेश महाराष्ट्र और जी, मुझे बिहार। बोलने दीजिए। अगर आप सही स्वच्छ डिबेट कर रहे हैं तो मैं आपके हर सवाल का जवाब नहीं मेरे पास दूंगा। और भी गेस्ट हैं, उन्हें भी नहीं, जान हाँ नहीं, तो अब मैं अपना ज्यादा समय नहीं ले गया। आप कहें तो मैं चुप हो मुझे जाऊंगा। नहीं, एक आप मिनट प्लीज दीजिएगा। देखिए, केवल उनकी बात एक का जवाब समाज देना है, चाहूंगा। पासी हाँ, समाज। निर्मल साहब रुकिएगा, मैं आपको दूंगा 2014 टाइम। में पासी समाज और 2012 में वह अपनी हिस्सेदारी बरकरार रखने में कामयाब हुआ। बाकी जिन लोगों ने 3 बार बहन मायावती को मुख्यमंत्री बनाया और मान्यवर कांशीराम जी जो संभावित 1996 में प्रधानमंत्री जाकर के और सपा बसपा गठबंधन की सीढ़ी के बल पर संभावित, जब देवगौड़ा बन सकता तो कांशीराम जी क्यों नहीं बन सकते थे, तो उसको सीढ़ी को तोड़ दिया गया। सामाजिक बदलाव जो राष्ट्रव्यापी होने जा रहा था उसको रोक दिया गया। तो उन ताकतों ने जिन्होंने 3 बार बहन मायावती को मुख्यमंत्री बनाया और भारतीय जनता पार्टी की प्रांतीय नेतृत्व को धता बता करके सीधे आरएसएस के निर्देश पर, तो उन्होंने कहा कि अति दलित जातियों का, अति पिछड़ी जातियों का अब हिस्सा आप मुझे काट दो। एक सवाल का तो जवाब दो। वो तो देखिए, क्योंकि जो आप वहां लालजी रहे हो, इसलिए निर्मल आप जी- मुझे एक बात बताओ नहीं, कि लालजी क्या मिश्रा क्या BSP आधा मिनट मुझे बोलने मेरे एक सवाल ले लीजिए। तो 17 में वो शिफ्ट हो गया था, इसलिए जो बसपा के पास बचा 2019 और 2017 में वो जो पासी और चमार का शेयर बचा था, तो वो घट करके 7% और 6-7% हिस्सा समाजवादी पार्टी में, 3% हिस्सा वो भारतीय जनता पार्टी में गया लाभार्थी समूह का। अरे हम आंदोलन से उपजे हुए लोग हैं, हम भारतीय जनता पार्टी को हमारा समाज अंगीकार नहीं कर सकता है। ब्रजेश जी, ऑलराइट, प्लीज निर्मल साहब मुझे ये एक राउंड पूरा कर लेने दीजिए। आप देखिए, नोट करके ऐसा रखें, है मैं यकीन दिलाता हूं कि कि मैं आपको मैं टाइम दूंगा। दावे के साथ कह सकता नहीं, प्लीज हूं। वेट, प्लीज वेट मैं निर्मल दावे साहब। के नो नो साथ कर सकता हूं, नो, मैं आपको समाजवादी दूंगा समय, पार्टी अपनी को- बारी में बोलिएगा। समाजवादी नो, पार्टी प्लीज, को नो। दलितों ने अंबेडकर नो। को ही कहा। ठोकना चाहते सिर्फ हैं। प्रोफेसर अंबेडकर कविराज का जी, अपमान थैंक यू, अपनी पीठ थैंक यू ठोक- निर्मल साहब। प्रोफेसर कविराज जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जाने माने चिंतक हैं, विचारक हैं। कविराज जी बहुत शुक्रिया आपका, और मैं क्षमा चाहता हूं कि थोड़ा वक्त लग गया इन लोगों से बात करके आप तक पहुंचने में। आप इसके पीछे का कारण क्या मानते हैं? और ये एक गंभीर चिंता का विषय है कि दलितों के एस्पिरेशंस, उनके जनाकांक्षाओं, उनके हक हुकूक की लड़ाई के लिए, उनके मूवमेंट के लिए, उनके सामाजिक राजनीतिक उत्थान के लिए एक जो मूवमेंट चल रहा था, उसके राजनीतिक पतन का कारण आप क्या मानते हैं? ब्रजेश जी, इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में लीजिए कि जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई थी और काशीराम ने मायावती जी को अपना बसपा का लीडरशिप दिया था, उसी समय उन्होंने वाम सेव जैसे एक शानदार संगठन का अंत कर दिया था। और उनसे जब सवाल पूछा गया था कि वाम सेव है कि नहीं है, तो उन्होंने कहा कि वाम सेव मैं ही हूँ, और समझ लीजिए कि अब छाया ही मात्र है। उस दिन से आंदोलन ख़त्म हो गया था। और बहुजन समाज पार्टी जब मायावती जी के नेतृत्व में आती है तो वह सिर्फ सत्ता की राजनीति करती है। आपने पहले अपने प्रवर्तन भाषण में बोला था कि बहुजन समाज पार्टी अपने बल पर 4 बार सत्ता में आई है। बिल्कुल नहीं आई है। बहुजन समाज पार्टी केवल 2007 से 12 तक अपने बल पर सत्ता में आई है, वो भी सोशल इंजीनियरिंग के साथ आई है। और उस सोशल इंजीनियरिंग में भी ऐसे वर्ग से उन्होंने इंजीनियरिंग की है जिसका स्वाभाविक तालमेल दलितों से हो ही नहीं सकता। वामसेफ, उसके पहले DS4, इन सारे संगठनों का आधार सिर्फ दलित नहीं था, बल्कि जो दद्दू प्रसाद जी ने बताया वो अति पिछड़े दलित OBC सारे समुदायों का प्रतिनिधित्व था। और जैसे जैसे मायावती जी ने उस चीज़ को बदलना शुरू किया, वैसे वैसे सारे नेताओं को जो आज देखते होंगे कि OBC का नेतृत्व कर रहे हैं, छोटे छोटे दलों के रूप में छितराए हुए हैं, BJP के साथ अलायंस में हैं, वो सारे कभी DS4 या वामसेफ या बहुजन समाज पार्टी के अंग हुआ करते थे। इन सारे लोगों को एक एक करके निकाला गया, और सबके ऊपर एक सबसे बड़ा कारण है बहुजन समाज पार्टी के धीरे धीरे पतन का,
वो ये है कि बहुजन समाज पार्टी एक सतीश चंद्र मिश्रा के नेतृत्व में पूरी तरह से विश्वास व्यक्त कर दिया, और जो दलित समुदाय ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ उठ के खड़ा हुआ था, वह दलित समाज अब उसी व्यवस्था के अंतर्गत आ गया। जब इसलिए मायावती दलित खुद चेतना पार्टी में चला रही जरूर है, प्रोफेसर परिवर्तन साहब, आया। पूर्ण नियंत्रण उनका हो और वो अपने विचारों के साथ मौजूद हों, तो इल्जाम सतीश मिश्रा पे लगाना क्या ये उचित होगा? नहीं, आप देखिए, ये कहना सैद्धांतिक है, लेकिन जनता में जो सोच है कि जिस मूवमेंट को हमने जिसके विरुद्ध किया, वही आज सबसे बड़ा पार्टी का नेतृत्व है, और उनके कहने पर बहुत से ऐसे नेताओं को बाहर कर दिया गया जो दलित नेतृत्व में और दलित आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाए थे। तो यह देखिए, हम लोग यहाँ ज़रूर कुछ भी बात कर सकते हैं सैद्धांतिक आधार पर। मायावती जी अभी बसपा कंट्रोल में रखी हुई हैं, लेकिन जो चेतना है वो ये नहीं कह सकती। जो दद्दू प्रसाद बता रहे थे, जिस आंदोलन के खिलाफ हम खड़े, जिसके खिलाफ हमारा आंदोलन था, आपने उसी को अडॉप्ट कर लिया, तो फिर आपने दलितों के उत्थान अब में आप किया मुझे क्या? बताइए कि ये जो आपने पूर्ण 12% बहुमत की इस सरकार इलेक्शन चलाई। में वोट मिला बहुजन समाज पार्टी को, इसमें मैं ये मानता हूं कि तमाम परसेंट, इसमें कई परसेंट वोट तो उन लोगों का होगा जिन बिरादरियों के प्रत्याशी खड़े थे। ओरिजिनली तो इसमें 7-8% ही बीएसपी के काडर के वोट होंगे, जो उनके अपना वोट बैंक का होगा। इसको बचा पाना आगे के चुनाव में चुनौती है या नहीं? नहीं, बहुजन समाज पार्टी के लिए अगर ऐसा ही नेतृत्व चलता रहा और ऐसा ही संगठन काम करता रहा, तब तो मुश्किल ही है। लेकिन दलित आंदोलन फिर से नए रूप में उभरता रहा है। इसी यूपी में देखिएगा तो बहुत पहले से मूवमेंट चला, आरपीआई खत्म हुई, दलित पैंथर आया, दलित पैंथर खत्म हुआ, बाम सेफ DS4 आए, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी आई। तो बीएसपी खत्म होने के बाद भी कोई दलित चेतना आएगी, दलित आंदोलन होगा। दलितों को इतना आसानी से राजनीतिक रूप से किनारे नहीं किया जा सकता। लेकिन ये तो आप किसमें संभावना देखते हैं कि दलित लीडरशिप में संभावना कहां पर आपको दिखाई देती है? मुझे तो लग रहा है कि दलित लीडरशिप खत्म हो रही है। नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि अगर मायावती जी सक्रिय हो जाएं और शशि चंद्र मिश्रा से अलग हो जाएं, अभी देख लीजिए दलित चेतना फिर से लौट आएगी, फिर से वही 22-23% ऑलराइट, मैं प्रोफेसर कालीचरण जी को आमंत्रित करता हूं। सर, मैं नेक्स्ट राउंड में आपको टाइम दूंगा। सर, अभी डिबेट में काफ़ी और भी मेहमान हैं जिनसे मैं उनके विचारों को समझना। आज की डिबेट बड़ी इंटेलेक्चुअल और बड़ी ही सारगर्भित है। मैं चाहता हूं कि लोग तसल्ली से ध्यान से सुने, जिनका भी इस विषय से ताल्लुक है। प्रोफेसर कालीचरण जी, शुक्रिया आपका कि आपने समय निकाला। मेरा भी आपसे वही प्रश्न है जो मैंने अन्य मेहमानों से पूछा कि आप बीएसपी के पतन का मुख्य कारण क्या मानते हैं, इसके लिए जिम्मेदार लोग कौन हैं, और क्या ये मूवमेंट अब समाप्त हो रहा है राजनीतिक तौर पर, और अब इसका आगे का भविष्य क्या है? देखिए आदरणीय मिश्र जी, आपने इस विषय पर डिबेट रखी है, ये बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। ये भारत समाचार ही इस तरह का कर सकता है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन एक बात मान लीजिए कि ना तो दलित मूवमेंट ख़त्म होने वाला है और ना बीएसपी ख़त्म होने वाली है। विचारधारा एक बार चल जाती है, उसमें अप एंड डाउन तो बना रहता है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन ये सही है, जैसा कि अभी आदरणीय दद्दू प्रसाद जी ने कहा, हमारे मित्र प्रोफेसर कविराज जी ने कहा, वो बातें बिल्कुल बहुत गौर करने लायक हैं। ये सही बात है कि जब से भाई कोई पार्टी अपने एक एजेंडे को लेकर के चलती है और उस एजेंडे को जब स्थगित करती है तो परिणाम सबके सामने होते हैं। ये बिल्कुल सही कहा, कविराज जी ने भी बिल्कुल सही कहा कि मतलब हम जिनके खिलाफ लामबंद हुए थे, मानवर कांसीराम साहब ने जिनके खिलाफ जो शोषक जातियाँ थीं, उन तबकों के खिलाफ लामबंद किया था, हमने उन तबकों को ही अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। ये सभी हमारे दोस्त कह रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। दूसरी बात यह है कि जो बहन जी ने समझौता किया था सपा के साथ 19 लोकसभा चुनाव में, तो उन्होंने समझौता तोड़ दिया, लेकिन मुझे लगता है कि दलितों का अधिकांश वर्ग जो है उसने उस समझौते को बरकरार रखा जी, और उन्होंने वोट वहीं किया। माने हमारा तो क्या दद्दू प्रसाद की बात से आप भी सहमत हैं कि जो 10% का वोट मायावती का गिरा, उसका मुख्य शेयर बीजेपी को नहीं सपा को गया? जी हाँ, नहीं, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दद्दू प्रसाद जी ने बिल्कुल सही कहा है। ये भी आज की तारीख में कि जितने दलित बौद्धिक हैं या अम्बेडकरवादी हैं, माने कुछ तो अपवाद हर वर्ग में रहेंगे, वो भाजपा को वोट नहीं कर सकते हैं, सपा को तो वोट गया ही है, ये सही बात है। हाँ, दलितों की कुछ जातियां हैं जो पारंपरिक रूप से
अति दलित जो जातियां हैं वो भाजपा को वोट करती रही हैं, वो पहले भी करती रही हैं। अब मेरे दो सवाल हैं लेकिन मैं आपसे एक बात बता दूं कि क्या दलित ये तो लीडरशिप पक्की अब बात उत्तर हुई। प्रदेश से खत्म हाँ हो जी। रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रास्ता निकलेगा। और ये मुझे लगता है कि बहन जी इस कौन? चीज को देख रही हैं। रास्ता क्योंकि कौन जो निकालेगा? हायतोबा मची है, देखिए कोई नया माने नाम है जितनी आपके पास? जितने जीतने वालों जी नहीं, नया नाम नहीं, यहीं से ऊर्जा निकलेगी, यहीं से ऊर्जा निकलेगी। और हम आश्वस्त हैं कि बहन जी जो जन रुझान आ रहा है, उन्होंने कहा भी अपने स्टेटमेंट में, पत्रकार वार्ता में भी कहा है कि हम विचार करेंगे हार के कारणों पर। और जो कारण अब खुल करके अम्बेडकरवादी और बीएसपी के समर्थक बोलने लगे हैं और उनको ये पता चल गया। मतलब मैं तो सोचता हूं कि ऐसी कल्पना ना तो ये भी तो हो सकता है कि दलितों का जो ये मूवमेंट चल रहा था, उनको उनके हक, हुकूक, सम्मान और समाज में बराबरी का दर्जा प्राप्त हो गया हो, अब उसकी आवश्यकता ना हो उस मूवमेंट की। ये भी तो हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं। नहीं ऐसा देखिए, नहीं ये तो बिल्कुल है। देखिए मैं संभावना जता रहा हूं, पॉसिबिलिटीज पर बात होनी चाहिए। इसमें बहुत लंबा हमें सफर तय करना है। नहीं बिल्कुल नहीं। ये मुझे लगता है कि बहन जी इस चीज को सोच रही होंगी और उन्हें भी माना कि हम ये भी मान लें कि उन्हें अपनी पार्टी अपने ही परिवार को देना है, तो अभी आखिरकार उस पार्टी को ठीक ठाक रखने की उनकी जिम्मेदारी बनती है। और वो शुक्रिया आपका प्रोफेसर कालीचरण जी। मैं दिल्ली का रुख करता हूं और दिल्ली से मेरे साथ जितेंद्र मीणा जी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। और आपसे भी क्षमा चाहता हूं कि थोड़ा वक्त लग गया आप तक पहुंचने में, क्योंकि आज सारे चिंतक हैं और सबके पास अपने अपनी बात कहने के लिए महत्वपूर्ण विचार हैं। तो जितेंद्र जी, आप मुझे कारण बताइए कि उत्तर प्रदेश से पूरे देश भर का सबसे बड़ा दलित मूवमेंट सत्ता के रूप में खड़ा हुआ, मायावती जिनका नाम है, और कांशीराम जी जिन्होंने ये आंदोलन शुरू किया, आज वही पार्टी जो उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति प्रभावित कर रही थी, आज उत्तर प्रदेश में वो निष्प्रभावी हो गई है। उसका वोट शेयर 12% पे है और उनके पास सिर्फ एक विधायक बचा है। क्या मैं ये मानूं कि दलित मूवमेंट पॉलिटिकली खत्म हो रहा है उत्तर प्रदेश में? बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी। और अगर आपका जो सवाल है उसको मैं लूँ तो मैं ये मानता हूँ कि नहीं, बसपा का मूवमेंट या दलित मूवमेंट न तो उत्तर प्रदेश में ख़त्म हो रहा है, न ही देश भर में कहीं पर ख़त्म हो रहा है। क्योंकि जो हमारा संविधान है उसमें सामाजिक न्याय और बराबरी की जो बात कही थी, वो अभी तक वो बराबरी समाज के भीतर इस्टेब्लिश नहीं हो पाई है। इसलिए दलित मूवमेंट भी ख़त्म नहीं हो सकता, वो दलित मूवमेंट भी चलेगा। और दूसरी चीज़ ये कि जो आप लगातार पूछ रहे थे कि क्या दलित लीडरशिप का भी जो सवाल है, तो वो भी ऐसा नहीं है। क्योंकि पूरा का पूरा जो दलित आंदोलन है पूरे देश में अगर हम लोग देखें तो मार्जिनलाइज सेक्शन की जो लड़ाई है वो इस देश में बराबरी और हक की लड़ाई रही है। तो ऐसा नहीं है कि मार्जिनलाइज सेक्शन को या दलितों को जो है उनका हक मिल गया है, वो नहीं मिला है। तो ऐसे में वो लड़ाई कंटिन्यू है और उसी मूवमेंट से जो है लीडरशिप तैयार भी हो रही है। आप देखिए कि लगातार हम लोग लगातार नए नए चेहरे लगातार देख रहे हैं। पिछले कुछ सालों में हमने चंद्रशेखर को देखा कि किस तरीके से एक जो लगातार इश्यूज आ रहे थे उसमें चंद्रशेखर राजनीतिक तौर पर जो असंगठित व्यक्ति हैं, वो राजनीतिक तौर पर एक संगठित व्यक्ति नहीं है। उनको आप मायावती से कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल कंपैरिजन की बात नहीं, हम कह रहे हैं आंदोलन की। और यहीं से लोग भी, आंदोलन जब शुरू होता है तो पॉलिटिकली भी जो शार्पनेस है वो भी धीरे धीरे डेवलप होती है। अभी चंद्रशेखर ने अभी अपना पूरा का पूरा जो मूवमेंट है धीरे धीरे शुरू किया है। तो आने वाले दिनों में एक संभावनाओं की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो एक लीडरशिप भी हमें वहाँ पर जो है देखने को मिलेगी कि किस तरीके से वो नया पूरा का पूरा मूवमेंट अब आगे बढ़ने की दिशा में बढ़ रहा है। और दूसरा, जहाँ तक हम लोग बात कर रहे थे वोट शेयरिंग की, जो हमारे प्रीवियस स्पीकर्स कह रहे थे, दद्दू प्रसाद जी ने कहा कि पॉलिटिकल लीडर ने भले ही कॉम्प्रोमाइज किया, पॉलिटिकल वो जो मूवमेंट, जिस मूवमेंट से बसपा निकल करके आई थी और उसमें तमाम तरीके की चीज़ें थी, आंदोलन था, आंदोलन के साथ साथ उनके इश्यूज थे वो लगातार चल रहे थे। लेकिन जैसे हम लोग देखते हैं 2003 के बाद में धीरे धीरे वो आंदोलन खत्म हुआ और बसपा ने जो है एक पॉलिटिकल, प्रोफेशनल पॉलिटिकल पार्टी की जो शक्ल अख्तियार करना शुरू किया। और के साथ आपके समक्ष एक सवाल प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो सवाल ये कि वर्ष 2012, वर्ष 2014, वर्ष 2017, वर्ष 2019 और वर्ष 2022 प्रत्येक चुनाव में मायावती की या तो सीटें घटी या उनका वोट परसेंटेज लगातार नीचे आता रहा। इसका साफ मतलब है, और ये बात चीख चीख कर राजनीतिक तौर पर तर्कों और तथ्यों के जरिए स्पष्ट है, कि दलित
मायावती का साथ छोड़ रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जी सर, इसमें ऐसे ब्रजेश जी इसको ऐसे देखिए कि पिछले 10 सालों में जो राजनीति है वो राजनीति भी एक तरीके से बदली है। पिछले 10 सालों का आप पूरा इतिहास उठाकर देखेंगे तो जिस तरीके से प्रोफेशनल तरीके से चुनाव लड़े जा रहे हैं, खास करके बीजेपी ने जो मैकेनिज्म अपनाया और सोशल मीडिया से लेकर के मीडिया से लेकर के तमाम तरीके के जो मैनेजमेंट की जो कंपनियां हायर करके और उन्होंने पूरा इलेक्शन को जिस तरीके से एक ये कहिए कि प्रोफेशनल मैनर में चुनाव लड़ा, उसमें जो बाकी की पार्टियां थी खास करके जो बसपा थी वो उस तरीके से उसको नहीं ले जा पाई और इसी वजह से वो संसाधनों की कमी भी हो सकती है और भी तमाम तरीके की लीडरशिप में भी उस तरीके की चीजें हमें नहीं देखने को मिली कि वो उतने एग्रेशन के साथ में या जो लोगों के साथ। थैंक यू जितेंद्र जी, मैं नेक्स्ट राउंड में आपकी बाकी विचारों को भी सम्मिलित करूंगा। बहनों भाइयों, हमने कू ऐप पर आज के मसले को लेकर चल रही डिबेट पर एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ये पूछा कि दलित वोटरों को मायावती का साथ छोड़कर बीजेपी या अन्य दलों में जाने के पीछे का कारण क्या है। तो पीयूष पांडे लिखते हैं कि मायावती का अहम उनके मतदाताओं को दूर ले गया और बचे हुए लोगों का भी मोह भंग हो गया। तो रितेश कुमार लिखते हैं कि यूपी का वोटर बहुत होशियार है, वो जाति की राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझ गया है। तो तान्या लिखती हैं कि इस बार जनता ने जातिगत भावना से ऊपर उठकर वोट किया है। लालजी प्रसाद निर्मल जी मेरे साथ मौजूद हैं और वो पिछले राउंड में कुछ अपना पक्ष रखना भी चाह रहे थे। निर्मल जी, आप अपना पक्ष रख लें, फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ। ब्रजेश जी, मैं दद्दू प्रसाद जी के प्रश्न का जवाब मैं देना चाहूँगा। समाजवादी पार्टी के साथ क्या दलित गया? मैं उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में गया हूँ, दलितों की बस्तियों में गया हूँ और हर दलित को ये संदेश गया कि समाजवादी पार्टी ने रिजर्वेशन का बिल फाड़ दिया, 3 लाख दलितों का रिवर्सन किया। जिस सभा में आजम खान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भूमाफिया कह रहे थे, उस सभा में अखिलेश जी मौजूद थे और मुस्कुरा करके ताली बजा रहे थे गाजियाबाद हज हाउस के उद्घाटन के अवसर पर। दलितों का जो जमीन का अधिकार था, नया राजस्व संहिता बना करके उन्होंने उसकी प्राथमिकता दलितों की छीन ली। पूरे प्रदेश में दलितों के जमीन पे कब्जे हुए। जितने बहुजनों के नाम से, माता रमाबाई के नाम से जनपद बना था, संत रविदास का नाम अपमान किया, काशीराम के नाम से बने हुए संत। तो अब मुझे बताइए कि दलितों के पास पॉलिटिकल अल्टरनेट क्या है? क्या वो बीजेपी के साथ हैं? पार्टी के साथ, क्या वो बीजेपी के साथ हैं? बिल्कुल बीजेपी के साथ हैं। और मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा जी कि जितने भी बसपा से टूट करके समाजवादी पार्टी में जितने भी लीडर गए, वास्तव में बसपा में कोई दलित लीडर तो उभरने नहीं दिया मायावती में ने। यह सारे के सारे वसूली एजेंट थे और इनकार नहीं कर सकते दद्दू प्रसाद जी, संवाद है आपका, आपको निकाला था मायावती जी ने इसलिए कि आप वसूली नहीं कर पा रहे थे। एक सेकंड, और पर्सनलाइज आरोप हम लोग क्यों लगाए? हम तो आज समाज की चिंता करने बैठे हुए हैं। लगातार थैंक यू, जस्ट वेट करिए प्लीज, वक्त थोड़ा कम है इस राउंड में क्योंकि डिबेट का टाइम भी समाप्त हो रहा है। मैं बाकी मेहमानों से भी उनकी ओपिनियन ले लेता हूं। सतीश प्रकाश जी, आप मुझे बताइए कि दलितों के सामने विकल्प क्या बचता है अगर बीएसपी का इस प्रकार से पॉलिटिकल पतन हो रहा है तो? देखिए ब्रजेश जी, आपकी इस पूरी डिबेट को मैंने बड़े ध्यान से देखा। दलित का मूवमेंट और दलितों के लोग कंफ्यूज नहीं है। दलितों की लीडरशिप कंफ्यूज हो सकती है और लीडरशिप का पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन दलित समाज के लोग क्यों झेले, ये सवाल रहेगा। देखिए, भारत की राजनीति बदल रही है और डार्विनवाद यहां भी है जो समय के अनुकूल अपने आप को ढालेगा, चाहे वो सामाजिक संगठन हो चाहे राजनीतिक संगठन हो। परिवर्तन करना इस बात पर मैं आपकी सहमत हूं जी। एक बात देखिए, दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि भारत के दलित पॉलिटिक्स का दुर्भाग्य ये है कि तमाम भारत के जो दलित लीडरशिप है वो सामाजिक मूवमेंट से आती है और वो जो सामाजिक मूवमेंट से जब आते हैं और वो पॉलिटिकल जो चोला ओढ़ते हैं, ना तो वो सामाजिक मूवमेंट की पृष्ठभूमि को त्याग पाते। ये बात आपको कहीं ना कहीं बीजेपी एब्सोल्युटली राइट। सुनिए मैं सवाल मेरे ऊपर भी है कि देखिए, जो दलित समाज आरएसएस की सभाओं में रोज गाली खाता है, बीजेपी के पॉलिटिकल मूवमेंट में वही सम्मान पा जाता है। यही सवाल बहुजन समाज पार्टी से लोग इसलिए पूछ रहे हैं
कि बहुजन समाज पार्टी ने कहीं ना कहीं अपने आप को पॉलिटिकली अलग नहीं किया। बीजेपी ने कहीं ना कहीं आरएसएस को अलग किया और पॉलिटिकल पार्टी को अलग किया। बीजेपी के तमाम जो बहुजन समाज पार्टी मतलब के विचार तमाम और नेता- राजनीति इन सुनिए, दोनों को अलग करने की देखिए, आवश्यकता सुनिए थी। सर, सुनिए एक बात सुनिए। सामाजिक वक्त तो थोड़ा लड़ाई कम है, मैं अलग क्या है, बताऊं, ये पॉलिटिकल डिबेट 2 लड़ाई घंटे भी अलग चल है। सकती है। दोनों की ताकत अलग अलग है, इसको Correct. पहचाने। ऑल राइट, दलित समाज थैंक के यू लोग सतीश जी, उसको शुक्रिया। पहचानते हैं, मैं फिर उनके किसी दिन इस लीडर पर उसको डिबेट नहीं करूंगा और पहचान आपके पा बाकी रहे। विचारों को सम्मिलित जी। करूंगा। दद्दू प्रसाद जी, आप मैं- निर्मल जी को कुछ आपने- जवाब देना चाहते हैं? आपने मूवमेंट की बात कही और ये मूवमेंट से ही दलित ऑर्गेनाइज्ड हुआ। दलित ने अपने साथ पिछड़े वर्गों को भी समाहित किया है, जोड़ा, तब ये एक राजनीतिक ताकत अब बन भविष्य पाए। क्या है? इसलिए भविष्य ये है कि, और दूसरी बात, इसको आपने स्वीकार किया, दूसरी बात जिस पे चर्चा नहीं हुई, रेखांकित नहीं हुई, मैं रेखांकित कर दूं। बहुजन आंदोलन, दलित जो लाभ में आया, सत्ता में आया, वह लोकतंत्र को कामयाब बनाने के लिए वोट की बिकवाली रोक करके आया। लंबे समय तक, 50 साल तक, 1936 से लगातार वोट बिकता रहा है। अभी भी मानवर बिका है? कांशीराम जी ने वोट की बिकवाली बंद कराई और जो सहमत बसपा आपसे। के रणनीतिकार हो गए, उन्होंने इकट्ठा वोटों की बिकवाली चालू करा दिया। जब तक आप इकट्ठा वोट बेचते रहेंगे, तब तक आप सत्ता में आना भूल जाइए। और मैं समाजवादी पार्टी को भी सचेत करना चाहता हूं, उनके यहाँ भी इकट्ठा वोटों की बिकवाली चालू हो गई है और वो नहीं रुक पाएंगे अगर वो इकट्ठा वोटों की सतीश जी बिकवाली रुकिएगा को जी। नहीं रोक पाएंगे। आरजेडी, आरएलडी, ये अब आप भी भविष्य क्या देखते हैं? भविष्य निश्चित रूप से भविष्य हम क्या है? आंदोलन से नई लीडरशिप उभर के आएगी और ये ताकत जो बदलाव की है, ये कभी मरने वाली नहीं। प्रोफेसर कविराज जी, आप क्या भविष्य देखते हैं? अब उत्तर प्रदेश में ये जो दलितों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों की आकांक्षा है, क्या अब ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी में इसको हम समाहित मान लें और ये दलित मूवमेंट के समापन के काल से गुजर रहे हैं हम लोग? ब्रजेश जी, मैं एक दो बात कहना चाह रहा था। एक तो ये कि अगर दलित निर्मल जी के हिसाब से बीजेपी को दिया है, तो जितने भी आंदोलन दलित चेतना के लिए हुआ है, यह दलित चेतना शून्य हो गया है। वह एकदम भ्रम में है और एकदम कन्फ्यूज है अगर वह बीजेपी कोड देता है। दूसरी बात, अगर वह समाजवादी पार्टी कोड दिया है तो वह उन चीज़ों को भूल गया है जो अखिलेश ने दलितों के खिलाफ किया था। लेकिन ऑप्शन में दलितों के पास सिर्फ बीजेपी के खिलाफ समाजवादी ही पार्टी थी। इसलिए मैं दद्दू प्रसाद की बात से सहमत हूं कि बहुत से दलितों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। एक वोट बेचने की बात आई तो कि दलित दलितों के वोट आंदोलन बड़े पैमाने पर खरीदे गए, क्या ये सही है? अरे वोट दलितों के बेचना वोट नहीं बहुत शुरू पहले किया है। खरीदे ही पर जाते अगर थे और आज भी खरीदे ही तो गए हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि लाभार्थी ने बीजेपी को वोट दिया है, तो दलितों की संख्या देख लीजिए। अगर आप 5 किलो अनाज पर उनको वोट ले रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? अगर आप दावा करते हैं, लेकिन मेरा ये नहीं है कि वह लाभार्थी के माध्यम से वोट ज़्यादा मिला है। मैं ये कह रहा हूँ आज भी खरीदने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन दलित चेतना इतनी बिखरी नहीं है, इतनी गई गुजरी नहीं है कि वह बीजेपी को एक मुश्त वोट करे और अपने आंदोलन को ख़त्म कर दे। क्या उसको शूद्र समाज स्वीकार है? क्या उसको वर्ण व्यवस्था स्वीकार है? तो आंदोलन जिंदा रहेगा, लेकिन आंदोलन का चेहरा कौन होगा, मुझे अगर ये बता सकें आप तो। सतीश जी प्लीज वेट। अरे आंदोलन का चेहरा 30 सेकंड इसी राख में से निकलेगा ब्रजेश जी। राख कोई से? जरूरी नहीं है कि राख जो में वर्तमान से में है वही लीड करेगा। ठीक बात। मैं तो आपसे ही कह रहा था कि अगर चंद्रशेखर, अरे मायावती जी सतीश मिश्र से अलग हो जाए, अभी देख लीजिए मायावती जी फिर सर्वाइव पर जाएंगी। ऑल राइट, अभी प्रोफेसर कालीचरण जी, आपका बहुत क्या मत चेतना है है उनके कि प्रति। बदलाव, क्या दलित मूवमेंट आगे बढ़ेगा या फिर वो सपा और भाजपा में समाहित हो जाएगा? देखिए, समाहित तो नहीं होगा। दरअसल में क्या है कि जैसा कि अभी हमारे दिल्ली वाले जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने कहा है कि अब तमाम प्रकार के पार्टियों के अंदर जो चरित्र हैं अंदरूनी, वो बदलाव हुआ है और तमाम मीडिया का, मनी का, सबका उपयोग और दुरुपयोग खूब जम के हुआ है। और जैसा कि अभी आपने कहा कि लाभार्थियों के नाम पर, मतलब मुफ्त राशन के नाम पर सिंहासन ले लिया गया, माने हमारे पेट खाली रखे गए, करोड़ों लोग भूख के मारे हैं और फिर उनको ये झुंझुना थमाया गया कि हम तुम्हें पेट के लिए रोटी देंगे, नमक दाल देंगे। तो जो मुफ्त राशन है उसमें सिंहासन गंवा दिया। हमें उसके लिए फिर काम करना होगा। और मैं समझता हूं कि अभी शुक्रिया ऐसी आपका, कोई, धन्यवाद। यद्यपि ये सही बात, चिंता की बात है जी,
धन्यवाद जितेंद्र मीणा जी। चीजें बदलेंगी आपका पक्ष और क्या रास्ता कहता वहीं है से आएगा। कि क्या ये मूवमेंट के समापन काल से हम गुजर रहे हैं? अब ये मूवमेंट जो दलितों का शुरू हुआ था 84 से, वो अब सपा और भाजपा इसमें समाहित हो जाएगा, या फिर ये मूवमेंट सरवाइव करेगा, पॉलिटिकली फिर से खड़ा होगा? जी बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ कि ये समापन का काल बिल्कुल नहीं है। ये आंदोलन में थोड़ा सा उतार जरूर है, लेकिन ये आंदोलन अपने पीक पर फिर से आएगा, क्योंकि जब तक सोशल इक्वालिटी इस्टेब्लिश नहीं हो जाएगी सोसाइटी में, तब तक दलित आंदोलनों की ज़रूरतें बनी रहेंगी। और दूसरी चीज ये है कि जरूरी नहीं है कि दलित आंदोलन हमेशा अभी जो लीडरशिप हम जिसको देख रहे हैं वही चलाएगी, इसके बाद भी नई लीडरशिप भी आएगी जमीन क्या से, हम और लोग भी आज जो लोग डिबेट कर रहे हैं निकलेंगे, वो सही क्योंकि दिशा में जा जैसे रही जैसे है? आंदोलन बनता या है सही तो विषय चुना हमने डिबेट का? जी बिल्कुल सही दिशा, जी बिल्कुल सही दिशा में, क्योंकि सर जब तक ये पूरा का पूरा समाज में जितना डिस्क्रिमिनेशन बचा रहेगा तब तक ये लगातार आंदोलन चलते रहेंगे और उनसे लगातार नई नई लीडरशिप जो है बनती चली जाएंगी। और हम पिछले आज़ादी के समय से ही देख रहे हैं, रिपब्लिकन पार्टी हमने देखा, फिर पैंथर्स ग्रुप को देखा, और उसके बाद DS4, फिर हम लोग बसपा देखे, और लगातार और नए नए ग्रुप्स जो हैं लगातार इमर्ज कर रहे हैं, नए नए आंदोलन से इमर्ज कर रहे हैं, और वहां से भी लीडरशिप लगातार हम लोगों ने देखी है जो अभी भी हम लोग देख रहे हैं। बहुत और शुक्रिया इसी आपका, तरीके और से मैं जो आप आंदोलन सबका अभी बहुत चल रहे हैं, आभार प्रकट करता हूं कि एक बड़ा सामाजिक बदलाव के लिए शुरू हुआ दलित समाज का आंदोलन राजनीतिक तौर पर आज एक ऐसे दोराहे पर आकर खड़ा हुआ है जहां उसे यह तय करना है कि उसे समाहित होना है या फिर उसे अपनी राह चुननी है और वो बदलाव लाकर समाज में दिखाना है। जिस बदलाव की बात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम करते थे, वो बदलाव क्या दलितों की इस राजनीति में, पॉलिटिकल पार्टी में, या BSP में, या फिर अन्य विकल्प के तौर पर कोई और पार्टी आएगी, या फिर इनकी आकांक्षाओं की पूर्ति BJP या सपा के ही माध्यम से होगी, इसका निर्धारण आने वाला वक्त करेगा। लेकिन जो कुछ भी राजनीतिक तौर पर BSP के साथ चला या दलितों की राजनीति में चला, उत्तर प्रदेश में, ये जनादेश में बेहद ऐसे मोड़ पर आके खड़ा हुआ है जहां अब इस समाज को अपनी दिशा तय करनी। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का अपने अपने महत्वपूर्ण विचार इस डिबेट में प्रस्तुत करने के लिए। और बहन भाइयों, आप सबका शुक्रिया कि आपने बड़े धैर्य के साथ इस गंभीर परिचर्चा को सुना। नमस्कार।